सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने जा रहे हैं BCOG 171 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्लॉक 1 का यूनिट 1 देखेंगे हम। तो जैसा कि एग्ज़ाम्स आपके चल रहे हैं तो हम एक क्विक रिवीजन टाइप करेंगे, क्योंकि इन डेप्थ जाने का हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और एक टॉपिक का आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप उसके बारे में ईज़िली लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो हम उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला टॉपिक है स्कैरिसिटी। क्या होता है स्कैरिसिटी? यहाँ बताया गया है इन रिलेशन टू जितने स्केयर रिसोर्सेज हैं इन रिलेशन टू नीड्स एंड वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमारे इस इकोनॉमिक सिस्टम में जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत कम हैं इन रिलेशन टू जितने नीड्स और वांट्स हैं ह्यूमन बींग्स के। उसके रिलेशन में देखा जाए तो रिसोर्सेज बहुत कम पड़ जा रही हैं कि हम उन नीड्स वांट्स को फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, तो वो स्कैरिसिटी यहाँ कहा गया है। ठीक है, और देख लो, यहाँ ए है अनलिमिटेड वांट्स और एंड्स। ठीक है, और दूसरा स्केयर रिसोर्सेज, तो स्कैरिसिटी हो गया। और यहाँ देखें तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स आर रीअकरेंस ऑफ वांट्स सेटिस्फाई अर्लियर। तो देखो, ह्यूमन नीड्स और वांट्स जो होते हैं वो बार बार अकर करती हैं। ठीक है, रीअकर करती हैं। एक बार सेटिस्फाई होने के बाद ये नहीं कि तुमको दूसरी नीड्स और वांट्स की ज़रूरत नहीं समझ आएगी। एक सेटिस्फाई होने के बाद तुरंत दूसरी नीड्स वांट एमर्ज होती है। अब देखो, सेकंड पॉइंट वही लिखा है, एमर्जेंस ऑफ न्यू वांट्स मीन्स दैट ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड एंड कीप इंक्रीजिंग। वही है, ह्यूमन नीड्स और वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, और वो कीप इंक्रीजिंग मतलब वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, देखो, रूट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो जड़ें हैं, मेन रीज़न है वो है, एक कह लो हमारा अनलिमिटेड एंड्स। ठीक है, और एक दूसरा स्केयर मीन्स। ठीक है, मतलब वही रिसोर्सेज बहुत कम हैं और अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स हैं हमारी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं हमारी रूट्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, जिससे हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस किस रिलेशन में कहा गया है कि जैसे देखो, हमारे पास नीड्स और वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में, हम उनको किस बेस्ट पॉसिबल मैनर में अच्छे से यूज़ करें। मतलब जो इम्पोर्टेंट नीड्स और वांट्स हैं हम उसको पहले फुलफिल करें। ठीक है, और जिसकी डिमांड ज़्यादा है ना, और जो नीड्स और वांट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और क्रूशियल हैं उनको हम पहले सेटिस्फाई करें, उनके लिए हम रिसोर्सेज को पहले अरेंज करें। ठीक है, तो ये सब है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, मतलब कहाँ पे हमको रिसोर्सेज को पहले यूटिलाइज़ करना चाहिए। ठीक है, देखो, कैपेबल ऑफ बीइंग पुट टू डिफरेंट यूजेस, ये सब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में आता है। ठीक है, अर्जेंसी के हिसाब से हम यूज़ करें रिसोर्सेज को, कि किसकी अर्जेंसी ज़्यादा है उसमें हम रिसोर्सेज को पहले यूज़ करेंगे, और जिसमें अर्जेंसी नहीं है रिसोर्सेज की उसमें हम रिसोर्सेज को अभी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखो, हमारे पास मेन वही होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्शन दे रखा है, तो प्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, प्रोडक्शन देखो, इम्प्लाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इनपुट्स इनटू आउटपुट देयर बाय इंक्रीजिंग द वांट सेटिस्फाइंग ऑफ इनपुट। अब सिंपल सी चीज़ है, जब हम बिस्किट फैक्ट्री में जाओ या कहीं भी जाओ, तो जो उसके इनपुट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, उससे जो आउटपुट जनरेट होकर निकलता है वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है ना। जैसे आप मैदा खा लो, चीनी खा लो, नमक खा लो, ये सब जो फ्लेवर ऐड करने के जो भी मटेरियल्स होते हैं वो खाओगे, और या तो एक बिस्किट खाओ, तो जो बिस्किट खा के सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू रॉ मटेरियल्स खाने से, है ना। तो वही कह रहा, प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट को आउटपुट में, और जो आउटपुट निकलता है ना, बनता है, उसकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनपुट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जिस चीज़ को हमने ट्रांसफॉर्म किया उसे हम इनपुट कहेंगे, और जो हमें मिला है वो आउटपुट होगा। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है वो आउटपुट की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनपुट। देखो, हमारे प्रोडक्शन को क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे पहले जो रॉ मटेरियल्स थे, ठीक है, जितने भी तुम्हारे रॉ मटेरियल्स थे, जैसे तो फ्लोर हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, नमक हो गया, और इन सबको जब तुमने बेक करके एक बिस्किट तैयार किया, तो ये जो बिस्किट का जो तुम्हारा वांट सेटिस्फाइंग पावर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू तुम्हारे रॉ मटेरियल। तो यही मैंने तुमको भी बताया, और वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक, हमारा प्रोडक्शन था। अब आते हैं लैंड पे। ठीक है, तो यहाँ लैंड में ये बताया गया है कि लैंड सिर्फ वो चीज़ें नहीं आ रही हैं लैंड में जो कल्टीवेशन के लिए लैंड है, हाउस, रोड्स, ये सब चीज़ें नहीं हैं। लैंड को यहाँ एक ब्रॉडर सेंस में लिया गया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है, जैसे मतलब जिन जिन चीज़ों को हम यूज़ करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वांट्स सेटिस्फाई हो पाए, वो सब चीज़ लैंड में आ जाएगा हमारा। ठीक है, लैंड में वाटर, क्लाइमेट, सनशाइन, मटेरियल, मतलब सब कुछ, मिनरल्स, ये सब
कुछ आ जाएंगी, ठीक है। लैंड इसमें सिर्फ वो नहीं कि मतलब जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आए, ये नहीं, बट नेचुरल रिसोर्सेज जितने आ रहे हैं हमारे अबव सॉइल, मतलब मिट्टी के ऊपर या मिट्टी के नीचे जितने हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे नीड्स वांट्स सेटिस्फाई हो जाए, वो सब लैंड में आ जाएगा, ठीक है। लेबर में आते हैं तो लेबर में देखो सिंपली लेबर उस मेहनत, उस एफर्ट्स को कहा जाता है जो कि एक पर्सन लगा रहा है किसी काम को करने में, ठीक है। और जो वो पर्सन है जो वो एफर्ट्स लगा रहा है उसको तो लेबर कह रहे हैं, और जो वो पर्सन एफर्ट्स डाल रहा है उसको हम लेबरर कहते हैं। इसमें ये चीज़ मेन होती है, ठीक है। उस स्ट्रेंथ को, मतलब जो वो स्ट्रेंथ लगा रहा है किसी काम को करने में वो बंदा, उसको हम लेबर कहेंगे, और वो जो पर्सन खुद है उसे हम लेबरर कहते हैं, ठीक है। अब देखो लेबर फोर्स, एम्प्लॉयड लेबर और अनएम्प्लॉयड लेबर। अब देखो लेबर फोर्स में तुम्हारे वो सब पर्सन्स आ जाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाते हैं हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, मतलब हु आर एबल एंड विलिंग, मतलब जो एबल हैं, मतलब जो करने लायक हैं, और विलिंग टू वर्क मतलब जो काम करना चाहते हैं, ये सब आ जाएंगे तुम्हारे लेबर फोर्स में। और वर्क फोर्स वो पार्ट होता है तुम्हारे लेबर फोर्स का मतलब जिन पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट मिल गई है और जो काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो तुम्हारे अनएम्प्लॉयड लेबर वो तो अनएम्प्लॉयड है ही। तो क्वालिटी ऑफ लेबर में बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है, तुम्हारे लेबर फोर्स को ही क्लासीफाई कर दिया गया है एज के बेसिस पे, सोशल कस्टम्स और एटीट्यूड के बेसिस पे, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, देखते हैं, तो हमारा आता है डिटर्मिनेंट ऑफ इफिशियंसी ऑफ लेबर। तो इसमें बेसिकली कहा गया है कि जैसे तुम्हारी जो लेबरर है वो मतलब वो किस कहते हैं ना कैसा काम कर रहा है, वो डिपेंड करता है किस पे, उसके स्किल पे डिपेंड करता है, हेल्थ पे डिपेंड करता है, पर्सनल उसकी लाइफ क्लाइमेट कंडीशंस कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको उसको कैसा फील हो रहा है, एजुकेशन और ट्रेनिंग उसको कैसी दी जा रही है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी मतलब लेबरर की जो इफ़िशियंसी है उसको हम कैसे मेज़र करेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफ़िशियंसी ऑफ लेबर है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट होता है जिससे हम एक लेबर से बहुत अच्छे से काम ले सकते हैं अगर ये सब चीज़ें बेटर हुई तो। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है कैपिटल, मतलब वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जिसमें ह्यूमन लेबर जो मतलब जैसे एफर्ट से मिल के बना है, वो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को हम कैपिटल कहते हैं। जैसे ये देख लो, कैपिटल रिप्रेजेंट्स द मैन मेड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब जो ह्यूमंस ने मिल के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बनाई हैं उन्हें हम कैपिटल कहेंगे, ठीक है। और दे आर प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में वही आ जाते हैं तुम्हारे प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, रोड, मतलब ये सब जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जो कि प्रोडक्शन में फर्दर हेल्पफुल होते हैं उनको हम कैपिटल कहते हैं। जैसे कि लैंड एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, क्यों, मतलब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है कैसे, कि हम ज़मीन बनाते तो नहीं है ना, वो मतलब बना बनाया नेचुरल रिसोर्स है एक, तो इसीलिए हम कहते हैं लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। कि उसकी अवेबिलिटी है, मतलब उस पर हमने लेबर स्पेंड नहीं किया है। बट जो कैपिटल है वो फ्री गिफ्ट नहीं होता है, कैपिटल एक क्रिस्टलाइज्ड लेबर होता है एक तरीके से, जैसे किसी के एफर्ट्स का उस चीज़ को बनाने में वो हम कैपिटल कहते हैं उसको। जैसे कैपिटल का एग्जांपल है, देखो प्लांट मशीनरी ऐसे मार्केट से हम खरीद के लेते तो आते हैं, बट वो प्लांट मशीनरी बनी होगी कहीं, उस प्लांट मशीनरी को बनाने में एफर्ट्स लगा होगा। बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें जो हैं वो सब कैपिटल में आती हैं और ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं और किसी का एफर्ट्स लगता है, इसलिए क्रिस्टलाइज्ड लेबर कहा गया है कैपिटल को, ठीक है। ये हमारा कैपिटल था। तो आगे बढ़ते हैं, देखो कैपिटल में फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल आता है। अब देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। ह्यूमन किसी भी लेबर को अगर हम ट्रेनिंग देंगे, स्किल्स डेवलपमेंट करवाएंगे उसका, तो उसकी जो हमारी प्रोडक्टिविटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो इसे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। और किसी भी वर्कर के हेल्थ में भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो वर्कर हेल्दी है तो हम वो ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होगा ना, एज़ कम्पेयर टू अगर कोई वर्कर हमारा अगर बीमार है तो वो छुट्टी लेगा और उतना आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएगा। तो लेबर के हेल्थ में भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है कि जैसे वो प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं उन्हें हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई प्रोडक्ट फाइनल कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब कंजम्पशन मतलब उसे हम अब पर्सनल यूज़ में ले रहे हैं, या तो कंजम्पशन में खा पी ले रहे हैं या फिर यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल गुड, तो वो कैपिटल गुड नहीं रह जाएगा। कैपिटल गुड्स में सिर्फ वही आ जाएंगे जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज़फुल होते हैं, ठीक है। देखो प्रोडक्ट्स विच आर मेंट टू बी यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन वो हमारे कैपिटल में आते हैं, और प्रोडक्ट्स यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल गुड। इट इज फ्रिक्वेंटली हैपेंस दैट वाइल सम यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर यूज एज कैपिटल अदर्स। अब जैसे ऐसे गुड्स भी होते हैं जिनको हम मतलब पार्टली यूज़ करते हैं एज अ कैपिटल गुड और पार्टली कंजम्पशन के लिए, ठीक है, तो उन्हें हम पार्टली कैपिटल गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सिंस अगले टॉपिक पे जो कि एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखो तो अब तक हमने जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े हैं वो खुद ब खुद साथ में आके एक प्रोडक्टिव प्रोसेस में लग के
आउटपुट जनरेट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हमें एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ एंटरप्रेन्योर वो है जो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में लाता है, एक प्रोसेस तैयार करता है और उसमें मतलब उस प्रोसेस में इन चीज़ों को बहुत ही सही ढंग से अप्लाई करता है ताकि वो एक आउटपुट जनरेट कर पाए, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर एक हैवी अमाउंट कह लो इन्वेस्ट करता है इन सब चीज़ों में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, और उसे आउटपुट मतलब उसे रेवेन्यू तब जनरेट होता है जब वो उन आउटपुट को सोल्ड करता है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो रिस्क भी बेयर करता है और उस वही एक अकेला बंदा होता है जिसे पूरा प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। और जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है, इसकी जो जॉब होती है वो बहुत रिस्की होती है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अनसर्टेन है। इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब चीज़ें सर्टेन नहीं होती हैं, अनसर्टेन होती हैं। तो जो हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसकी जो जॉब है वो बहुत ही रिस्की होती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो है फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी भी कहते हैं। तो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में आती हैं बेसिकली 4 चीज़ें: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस और चॉइस बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। तो आते हैं अपने व्हाट टू प्रोड्यूस पे, पहले टॉपिक पे, ठीक है। देखो बेसिकली जैसा कि ये टॉपिक का नाम है वैसे ही इसका मतलब भी है। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत सारी नीड्स और वांट्स हैं, और उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास रिसोर्सेज जितने अवेलेबल हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो बहुत कम है, ठीक है। तो हम मतलब सब कुछ तो नहीं बना सकते कि सारे नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो जाएं। तो हमें एक सेलेक्टिव चीज़ें ही कुछ बनानी होंगी और ये डिसाइड करना होगा कि हमें क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है। तो बेसिकली हम यही चीज़ देखते हैं कि जिसकी अर्जेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, जिसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी, हम उन चीज़ों को पहले प्रेफर करेंगे कि उनके लिए हम रिसोर्सेज यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से पहले करें, ठीक है। ताकि हमारे नीड्स और वांट्स अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो पाएँ, ठीक है। एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, कह लो कि हमें रिसोर्सेज को कहाँ और किस ढंग से एलोकेट करना है, ठीक है, ताकि जो हमारे नीड्स हैं वो बहुत सही ढंग से सेटिस्फाई हो पाएँ, ठीक है। ये होता है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें ये डिसाइड करना होता है। अब देखो हम अगले अपने सेकंड प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। हमने व्हाट टू प्रोड्यूस में ये तो डिसाइड कर लिया कि हमने बनाना क्या है, ठीक है। अब हम हाउ टू प्रोड्यूस में ये डिसाइड करते हैं कि हमें उन चीज़ों को जो गुड्स हमने ऊपर डिसाइड किया कि हमें ये प्रिपेयर करनी है वो हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना है। अगर कोई भी कंट्री जैसे है उनके पास फंड्स अच्छे हैं तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे जाएंगी, मशीन्स ज़्यादा लेके आएंगे, ठीक है, लेबर्स कम रखेंगे, सैलरी कम देना पड़ेगा, बट जो मशीन के तो रिपेयर होगी और उसको मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो सब रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों में रेगुलर खर्च होगा, है ना। तो वो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यूज़ करेंगे जिनके पास फंड्स अच्छे होंगे। और जिस कंट्री में जैसे इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, तो इंडिया जैसे कंट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में हम पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक हमें लेनी है और दूसरा कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। ये नहीं ना कि जैसे हमें किसी चीज़ की 10 यूनिट ज़रूरत है तो हम 100 यूनिट उसको नहीं प्रोड्यूस करेंगे, हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे 10 यूनिट की ज़रूरत है तो 10 ही प्रोड्यूस करेंगे, बाकी 90 यूनिट के में जो हम रिसोर्स वेस्ट करेंगे उस रिसोर्सेज से हम दूसरे गुड्स और सर्विसेज भी बना सकते हैं ना, ताकि हमारे दूसरे नीड्स और वांट्स फुलफिल हो पाए। तो ये हमारा होता है डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस में, ठीक है। आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें हम ये देखते हैं कि हमने गुड्स बना तो लिया, अब हमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स के बीच में, ठीक है। और जैसे कि सबकी इनकम जो होती है, लेवल ऑफ इनकम सेम नहीं होती है, अनइक्वल होती है, कोई कम कमाता है कोई ज़्यादा कमाता है, ठीक है। तो हम अपने गुड्स को उस हिसाब से उन लोगों तक पहुँचा पाएँ ईजिली, है ना। तो ये हम फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये चीज़ डिसाइड करते हैं। अब आते हैं द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ पे। चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड्स में हम वो गुड्स आते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स तक, मतलब कुछ लोग ही उन गुड्स को परचेज कर पाएंगे, ठीक है। मतलब उन प्रोडक्ट के प्राइस जो होंगे ऐसे होंगे कि उसे सब लोग परचेज ना कर पाए और सब यूज़ ना कर पाए। तो हमने एक तरीके से क्या किया, उस प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन लोगों तक ही जो उन्हें परचेज करके यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन भी कहेंगे कि वो बंदे जो उसे नहीं परचेज कर पाते, उसके लिए पे नहीं कर पाएंगे, वो उसे यूज़ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इन गुड्स को हम कहते हैं प्राइवेट गुड्स। पब्लिक गुड्स में वो गुड्स आते हैं जिनके हम अवेलेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सेलेक्टिव इंडिविजुअल्स तक, जिसे हम मतलब इसके प्राइस ऐसे रहेंगे जिसे ईजिली सब लोग मोस्टली लोग कह लो कि परचेज कर पाएँ, ठीक है। तो वो पब्लिक गुड्स में आ जाएगा। पब्लिक गुड को हम सोशल गुड्स भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ मेरिट गुड। मेरिट गुड में आते हैं वो गुड्स जो कि जिसका कंजम्पशन दोनों के लिए बेनिफिट
होता है और जैसे यूज़र्स और नॉन यूज़र्स दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा जिसका कंजम्पशन, वो गुड्स मेरिट गुड्स में आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एजुकेशन। अगर कोई बंदा एजुकेटेड है तो वो सिर्फ उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, वो पूरी सोसाइटी को एज अ होल हेल्प करेगा, है ना। जैसे कोई पढ़ा लिखा है तो उससे क्या होगा, उस सोसाइटी की इफ़िशियंसी बढ़ेगी, वेल बीइंग बढ़ेगा, रहने सहने का मतलब रहने का तरीका कह लो, ठीक है। और ये सब चीज़ें इम्प्रूव होंगी, ठीक है, जैसे पहले थे उससे बेटर होंगे, ठीक है। अगर कोई एक बंदा पढ़ा लिखा है तो एजुकेशन को हम एज अ मेरिट गुड ले सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से आप जैसे नाम से समझ पा रहे होगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी मतलब कॉम्बिनेशन कह लो या फिर चांसेस कह लो, कर्व मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। मतलब इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि PPC मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होगे कि इसमें हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम उन दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। और इसके कुछ एजम्पशंस होते हैं, जैसे कि जो हमारा रिसोर्सेज है वो हमारे पास फिक्स्ड है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा नहीं है, जितने लैंड है वो फिक्स है, उतने में ही हमें वो गुड्स प्रिपेयर करनी है, ठीक है। लैंड, लेबर, ये सब चीज़ें हमारे पास फिक्स है, रिसोर्सेज फिक्स हैं और उसमें हम एडिशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी दी गई है हमारे पास वो भी हमारे पास फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी हम इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो लिख रखा है, देयर इज़ नो वेस्टेज एंड अंडर डेवलपमेंट, मतलब जितनी रिसोर्सेज दी गई हैं हमें उसका फुल यूटिलाइजेशन करना है, उससे कम यूटिलाइजेशन और उससे ज़्यादा हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितना दिया उतना पूरा, जैसे कोई गुड्स ए है और कोई गुड्स बी है, हमें उसे प्रोड्यूस करना है, गिवन मतलब एक गिवन पीस ऑफ लैंड है, तो उस पर हमें या तो 50-50 के प्रोपोर्शन में कम्बिनेशन में हम उन गुड्स को बना लें, या तो 20 और मतलब 80 के कम्बिनेशन में बना लें। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पूरा बी बना लें, पूरा ए बना लें। ऐसे 2 गुड्स हमने कोई भी उठा लिए और वो हम प्रोड्यूस करने हैं डिफरेंट कम्बिनेशंस में, ठीक है, ताकि हम रिसोर्सेज को फुल्ल यूटिलाइज कर पाएँ और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ, ठीक है। जैसे कोई भी गुड्स है हमारे पास, कोई भी 2 गुड्स, जैसे ब्रेड एंड बटर ले लिया हमने और हम उसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। और यहाँ हम चार्ट बना लेते हैं उसका, तो यहाँ हम कॉम्बिनेशन लिख लेंगे और दूसरा यहाँ हमारा ब्रेड हो गया और यहाँ बटर हो गया, ठीक है। और यहाँ कॉम्बिनेशन हम लिख लेंगे, तो पहला कॉम्बिनेशन अगर हम देख लो, अगर हम 15 ब्रेड बनाएंगे तो हमारा बटर 0 हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज 15 ब्रेड बनाने लायक ही हैं, ठीक है। अगले में हम क्या कर सकते हैं कि जब हम सेकंड कॉम्बिनेशन लेंगे तो हम कुछ ब्रेड को सेक्रीफाइस कर देंगे, कि हमने ब्रेड 14 ही बनाया तो हम 1 बटर बना पाएंगे अब। तो ऐसे करते करते हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये चार्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि हमारा जो ब्रेड है वो 0 हो जाएगा और बटर हमने पूरा 5 बना लिया, ठीक है। और जो ये हमारा रेट है कि हम एक गुड को डिक्रीज़ कर रहे हैं और दूसरे को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं MRT, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और क्योंकि ये हमारा MRT जो है इसको हम MOC भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अगर हम किसी भी चीज़ के गेन और सेक्रीफाइस के रेशियो को अगर वैल्यू के फॉर्म में दिखाएंगे तो वो हम MOC बोलते हैं, और अगर हम इस चीज़ को रेशियो के फॉर्म में दिखाएंगे तो उसे हम MRT कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ MRT अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा MRT यहाँ क्या है, देखो 14 है, मतलब एक सेक्रीफाइस किया 15 से 14 में और यहाँ एक गेन कर लिया है ना, तो MRT 1 हो जाएगा। क्यों? 1/1 हमारा, ठीक है, 1:1। एक सेक्रीफाइस किया है तो एक गेन किया है हमने, ठीक। और यहाँ हमने 2 सेक्रीफाइस किया है तो 2 गेन किया है, यहाँ 3 सेक्रीफाइस किया है 3 गेन किया है, तो ये हमारा MRT हुआ। और दूसरी बात, यहाँ हम अपना ग्राफ जब बनाते हैं तो गुड्स का, तो वो ऐसे बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव हमारा शेप होता है PPC का, क्योंकि जो हमारा MRT है, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारे ये जो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब हम एक की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं ताकि दूसरी की क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ कर पाएँ, है ना। तो इसे हम इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। अगर मतलब जैसे इकोनॉमिक्स में हम कहीं भी आगे देखेंगे, तो अगर हम एक की क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं और दूसरी की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसे हम MRT कहेंगे, और कॉनकेव बनेगा। और कॉन्वेक्स हमारा तब होगा जब ये ऐसे होगा, ठीक। और ये कब होगा, जब हमारा MOC मतलब जो हमारा MRT है वो जब हमारा डिक्रीजिंग होगा, तो हमारा जो शेप होगा PPC का वो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। ये हमारा PPC का जो शेप होता है वो स्ट्रेट लाइन भी होता है जब हमारा क्या कहते हैं, MRT जो होती है वो कांस्टेंट होती है ना। तो हमारी क्या कहते हैं, PPC की जो शेप होती है वो स्ट्रेट लाइन भी होती है, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ और कि ये हमारी PPC है, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ये शेप है, कॉनकेव है, ठीक है।
ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ब्रेड एंड बटर, या फिर जो भी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स लिया है, ठीक है। ये हमारा शेप है। अब इसके अंदर जितनी मतलब हमारी कॉम्बिनेशन बनेंगी, जैसे ये पॉइंट हो गया, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन कहेंगे। मतलब जो रिसोर्सेज तो हमारे पास इतने के लिए अवेलेबल हैं, जितना ये हमने बना रखा है ना, हम उसमें इतने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना कॉम्बिनेशन। इससे नीचे जितनी भी पॉइंट्स होंगी हमारी, ये हो गई, ये हो गई, ये सब अंडर यूटिलाइजेशन होगा। और इससे ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे हमारे, ठीक है, ग्राफ के बाहर, वो हमारा अनअटेनेबल होगा या अनअचीवेबल होगा। मतलब हम इन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे इतने, मतलब इन कॉम्बिनेशंस को, मतलब इतना जो भी तुम्हारा इस पे होगा गुड और इतना तुम्हारा जितना इस पे होगा गुड, उतना हमारे पास रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये अनअचीवेबल हो गया, ये पॉइंट्स, ठीक है। तो ये था हमारा पीपीसी का कॉन्सेप्ट। तो पीपीसी में कुछ एजम्पशन भी होती हैं, यही कि एक तो पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है, देखो यहाँ पे दे रखा है। हाँ देखो यहाँ पे दे रखा है, पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ बोथ गुड्स, ठीक है। मतलब एक गुड हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दूसरा हम गेन कर रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा पीपीसी का ग्राफ होता है वो डाउनवर्ड होता है, ठीक है। अब दूसरा दे रखा है कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये भी मैंने बताया आपको कि जो पीपीसी का ग्राफ होता है वो कॉनकेव होता है, ऐसे होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स तब होगा जब वो ग्राफ ऐसे होगा, और ऐसे कब होगा, जब हमारा एमआरटी जो है वो डिक्रीजिंग होगा। और ये है तो हमारा एमआरटी जो है कॉनकेव में एमआरटी इंक्रीजिंग होता है, इसलिए हमारा ग्राफ कॉनकेव बनता है, ठीक है। अब देखो लिखा है कैन पीपी, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बी अ स्ट्रेट लाइन। हाँ हो सकता है, हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, जब हमारा एमआरटी है वो हमारा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कब होगा, जब हम जितना गेन कर रहे हैं उतना सेक्रीफाइस करें, ठीक है, तब हमारा पीपीसी का लाइन शेप स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो चीज़ें वही दे रखी हैं कि जो हमारा ग्राफ के अंदर जो भी पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे अंडर यूटिलाइजेशन, या फिर हाँ उसे हम अंडर यूटिलाइजेशन कहेंगे, और जो पॉइंट हमारे ग्राफ से बाहर होती है इसे हम कहते हैं अनअचीवेबल, ठीक है। ये चीज़ें थी। अब एक चीज़ और देख लो, हाँ, कि जो हमारा पीपीसी का कर्व होता है वो शिफ्ट भी करता है। जैसे ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, अगर वो अंदर के साइड शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो अंडर के साइड तब ये शिफ्ट होगा जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, है ना। तो ग्राफ हमारा लेफ्ट की तरफ हमारा शिफ्ट हो जाएगा, और राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब रिसोर्सेज हमारे पास बढ़ जाएंगी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारा पीपीसी का कर्व जो है खुद ब खुद राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा शिफ्ट इन पीपीसी कर्व था, ठीक है, वही यहाँ दे रखा है। इसके बाद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एक टॉपिक और रह जाता है, जो आप खुद देखेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बार टच कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा फर्स्ट यूनिट ब्लॉक 1 का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।